हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तब कैसा चल रहा है सब कुछ? पढ़ाई लिखाई सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा है? तैयारी चल रही है चकाचक? तैयारी चलनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई हमारा होते रहना चाहिए। जितना मेहनत कीजिएगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक। चलिए, आज की क्लास में क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? तो केमिस्ट्री, अगर आपको याद होगा सेट 2 का, तो केमिस्ट्री में हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। सर पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग 33 से लेकर के 40 नंबर तक देखेंगे। 40 नंबर के बाद 41 है और 42 जो है हमारा, एक्चुअली 41 ही है। 41 एक अच्छा क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि एक अलग से ही काम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर, ठीक है। अलग से एक वीडियो देख लेंगे 15 से 20 मिनट का 41 पर। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करते हैं। 33 में कह रहा है कि डिफाइन पॉलीमर एंड कोपॉलीमर, सॉरी डिफाइन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, ठीक है। समबहुलक एवं सहबहुलक, समबहुलक और सहबहुलक। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इच, दोनों का एक एग्जाम्पल भी आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, ठीक है। होमोपॉलीमर क्या होता है? तो ऐसे पॉलीमर या वैसे एडिशन पॉलीमर जो एक ही काइंड ऑफ मोनोमर से बना हुआ है, सेम काइंड ऑफ मोनोमर से जो बना हुआ है या सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज से बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर बोलते हैं। तो देखिए क्या है, द एडिशन पॉलीमर, द एडिशन पॉलीमर, the addition polymer formed by the polymerization, formed by the polymerization, formed by the polymerization, ठीक है ना, of a single monomeric species, सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज, ठीक है, आर नोन एज क्या कहेंगे आप इसको? होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, ठीक है। दिमाग में रख सकते हैं होमोपॉलीमर को। जो सिंगल मोनोमर से बने हुए हैं, जो सिंगल एक लक से बने हुए होते हैं, वैसे पॉलीमर को, वैसे बहुलक को हम लोग कौन सा बहुलक कहते हैं? समबहुलक कहते हैं। कौन सा बहुलक कहते हैं? समबहुलक। एग्जाम्पल अगर आप इसका लिखेंगे तो पॉलीथीन, पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए तो पॉलीथीन, पॉली और एथीन, तो ये एथीन से बना है। किससे बना है? एथीन। अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 N ले लेते हैं तो इससे पॉलीथीन बनता है। कैसे? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो एक लिंकेज CH2 इधर खोल लेता है और एक CH2 ये इधर से एक लिंकेज खोलता है। इन इस तरीके से जुड़े रहते हैं तो क्या बनता है? ये पॉलीथीन बनता है। किससे बनता है? एथीन से, पॉलीथीन, ठीक है। चलिए, कोपॉलीमर, ठीक है। कोपॉलीमर क्या होगा हम लोगों का? तो वैसे एडिशन पॉलीमर, ठीक है ना, वैसे एडिशन पॉलीमर जो डिफरेंट मोनोमेरिक स्पीशीज से बने हुए हैं, क्या कहलाएंगे? कोपॉलीमर कहलाएंगे। तो देखिएगा, द एडिशन पॉलीमर, द एडिशन पॉलीमर formed by the polymerization, formed by the polymerization, formed by the polymerization of different monomeric species, polymerization of different monomeric species, ठीक है, are known as copolymer, are known as copolymer, कोपॉलीमर, ठीक है। वैसे बहुलक सर जो अलग अलग एकलक से, डिफरेंट एकलक से मिलकर के बने हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सह बहुलक कहलाते हैं।
इसका एग्जाम्पल जो है वह बूना एस आप ले सकते हैं, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइइन CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और स्टाइरिन जो होता है हम लोग का CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से एक बेंजीन लगा हुआ होता है इस जगह से। ये क्या है 1,3-ब्यूटाडाइइन, और ये स्टाइरिन है, इन दोनों के पॉलीमेराइजेशन से अगर दोनों के n यूनिट ले लेते हैं, आप देखिए यहाँ से, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये लिंकेज छूटेगा और ये एक लिंकेज छूटेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, सर ये लोग तो डबल बॉन्ड बना लेंगे CH डबल बॉन्ड CH, तो बचा ये CH2, सर ये जुड़ने को तैयार है, और इधर एक CH2 है, ये भी जुड़ने को तैयार है, ये किसी से जुड़ेगा, ये किससे जुड़ेगा, ये देखिए यहाँ से और ये यहाँ, तो ये CH2 से जुड़ जाएगा, CH2 CH, और ये जुड़ने को तैयार है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है, एक बेंजीन रिंग, याद रखिएगा इस कार्बन के साथ, और यही n यूनिट आपके मिलते हैं, तो क्या कहलाता है, ये बूना एस कहलाता है, ये ब्यूटाडाइइन स्टाइरिन पॉलीमर, तो जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूना एस। ठीक है, पूछता भी है कि बूना एस का मोनोमर कौन कौन से हैं, तो 1,3-ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन, 1,3-ब्यूटाडाइइन और कौन है, स्टाइरिन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, गिव वन एग्जांपल, प्रतिजीवाणु क्या हैं और उनका एग्जांपल बोलिए। तो सीधा सीधा इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो ड्रग हम लोग यूज करते हैं, जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, एंटीबायोटिक। याद रखिएगा इसको। सर क्या है एंटीबायोटिक, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए जिन मेडिसिन का हम लोग उपयोग करते हैं, दोज मेडिसिन आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है हम लोगों का, 34 क्वेश्चन में एंटीबायोटिक्स क्या होंगे, एंटीबायोटिक्स, तो लिख लीजिए डेफिनेशन एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स, या दीज आर ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस, used to treat infections, because of their low toxicity, ठीक है ना, लो टॉक्सिक है तो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड ONH, इस तरीके से। यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप होता है, इस जगह पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस जगह हाइड्रोजन है, और इस जगह से ये सल्फर होता है, यहाँ कार्बन, यहाँ से ये जुड़ जाते हैं भाई साहब, COOH, ये H होता है, NCERT में आपको मिल जाएगा ये CH3 और ये CH3, ये आपका क्या होता है, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन हमारा एक एंटीबायोटिक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना काफ़ी है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 60.2, ठीक है। चलिए देखिए 35 हम लोग लिखते भी चल रहे हैं। एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 60.2, AMU में होगा, किस में होगा, AMU। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC है, FCC का मतलब 4 एटम पर यूनिट सेल, हर एक यूनिट सेल में कितने एटम है, 4 एटम है। उसके बाद FCC बताए हैं, इसी का था क्वेश्चन उधर, ध्यान दीजिए इस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था FCC वाला। FCC में कितने एटम होते हैं, 4 एटम। तो द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 100 पिकोमीटर, एज लेंथ भी दिया हुआ है, 100 पिकोमीटर, 100 पिकोमीटर मतलब 100 × 10⁻⁻12 मीटर
दैट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर कह सकते हैं। सर ये है एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू जो है वह कितना है 6.02 इंटू 10 पावर 23। और आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, आपसे डेंसिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगा? तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब क्या पूछा हमसे? डेंसिटी मतलब पूछा मास बाय वॉल्यूम। सर वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा ए इंटू ए क्यू। डेंसिटी और मास कैसे निकालेंगे? तो एक सेल में 4 एटम है, देखिए 4 एटम है, ठीक है, इंटू एक एटम का मास AMU में कितना है सर? 60.4। अगर आप इसको ग्राम में लिख देते हो तो ये 1 मोल का मास हो गया। अगर 1 मोल का मास हो गया तो एक का मास कितना होगा? यहां 2 होगा, सॉरी, एक का मास 6.02 इंटू 10 पावर 23। ये एक एटम का मास आ गया ग्राम में, एटॉमिक मास, ठीक है। 4 एटम है, ये टोटल आपको मास मिल गया। मास बाई वॉल्यूम कितना हमारा है? ए क्यूब। वॉल्यूम इज ए क्यूब और ए कितना है? 10 पावर माइनस 10। तो 10 पावर माइनस 10 का पावर 3, 10 पावर माइनस 10 का पावर कितना हो जाएगा? 3। अब चलिए आप खुद देख सकते हैं कि सर ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? 10 टाइम्स में। तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 10 सर 40 बाई कितना? 10 पावर 3 इंटू 10 पावर माइनस 30 कितना हो जाएगा ये? और सॉरी 10 पावर 23, यहां पे देखिए इतना बड़ा मिस्टेक, ब्लंडर हो जाता। 10 पावर 23 और 10 पावर माइनस 30 ग्राम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में आप बदल सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ग्राम बटे कितना? मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में आएगा। ऐसा करने से अच्छा है कि आप मीटर को सेंटीमीटर में ही बदल दो। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 100 से। तो आप यहीं लिख दो 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, है ना, 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो आप यहीं क्या कर दीजिएगा? 10 पावर माइनस 8 का क्यूब। समझ आ जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये सर? -24, -24 प्लस 23 -24, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना रिजल्ट आएगा? यहां से नीचे से तो सर 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो 400 कितना आ जाएगा? 400 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हर एक सेंटीमीटर क्यूब में सर 40 पहले से है, -1 यहां बचेगा, -1 ऊपर जाएगा, 400 कर देगा, 40 इंटू 10, तो 400 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा? 400 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा कैलकुलेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। हमारा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। 36 का रहा है वाटर इमल्सन, वाटर देयर डिफरेंट टाइप्स। इमल्सन क्या है और उनके अलग अलग टाइप्स क्या है? तो इमल्सन जो है हम लोग का वो लिक्विड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? लिक्विड सॉल्यूशन है इमल्सन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है इमल्सन, डिफाइन करते हैं पहले आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारे ख्याल से 36 है। कौन सा क्वेश्चन है? 36। पहला तो दिस आर लिक्विड कोलाइडल सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट तो आप दिमाग में रखिएगा कि ये जो है लिक्विड क्या है? लिक्विड कोलाइडल सिस्टम है। लिक्विड कोलाइडल सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑब्टेन बाय, कब ऑब्टेन किया जाता है? तो दो वो इमिसिबल लिक्विड को एक दूसरे में घुमा, मतलब सर दो मिक्स जो नहीं हो सकते हैं उनको आप एक दूसरे में मिलाइए, मिक्सचर बनाइए। जैसे पानी और तेल मिक्सचर बनाइए, पानी और तेल कभी एक दूसरे में मिलते नहीं है, ठीक है ना। तो सेकेंड चीज जो मेन चीज है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू इमिसिबल ठीक है ना, टू इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स,
इमिसिबल्स और आप कह सकते हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है ना, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स इज नोन एज, और या कह सकते हैं इज शेकन देन इमल्सन इज ऑब्टेन्ड। क्या ऑब्टेन्ड किया जाता है? इमल्सन इज ऑब्टेन्ड। पूछा है आपसे कि टाइप्स ऑफ इमल्सन क्या है, तो दो तरह के इमल्सन है, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर एंड वाटर डिस्पर्स इन ऑयल, ठीक है, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर टाइप्स, और एग्जांपल भी पूछा है। पहला टाइप्स ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, ठीक है ना, OW टाइप, और सेकंड जो है वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं WO टाइप। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया हमारे पास है मिल्क। कौन है? मिल्क। पानी में फैट्स वगैरह घुले हुए रहते हैं, डिजॉल्व होते हैं, और इसका एग्जाम्पल बेस्ट है बटर ले लीजिए, क्रीम ले लीजिए, बटर हो गया और क्रीम हो गया, एंड कर दीजिए, एंड क्रीम। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन के, जो आपके पास दो तरह के इमल्सन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 को एक बार आप लोग चेक कीजिए। कह रहा है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड फास्फोरस एज P4, ठीक है ना, फास्फोरस P4 और नाइट्रोजन N2 जैसा एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 37, नाइट्रोजन का साइज क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है उसका? सर वेरी हाई, अपने ग्रुप में ज्यादा होता है, वैसे थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन। तो बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, साइज स्मॉल है, इसलिए नाइट्रोजन क्या कर लेता है? p पाई मल्टीपल बॉन्ड बना करके N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो क्या कहेंगे? द साइज ऑफ नाइट्रोजन, या बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज of nitrogen and small size of nitrogen and high electronegativity, ठीक है ना, साइज स्मॉल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना लेता है? मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, p पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। हेंस इट इज एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसलिए ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विथ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम। हेंस इट एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल with triple bond between two n atoms, तो ये तो कहानी हुआ हम लोग का नाइट्रोजन का। भाई नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और साथ में साइज क्या है उसका? छोटा है, इसलिए नाइट्रोजन क्या करता है? p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करके और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। दूसरी तरफ जब आप फास्फोरस को देखेंगे, लार्ज साइज, फास्फोरस का साइज क्या हो गया? लार्ज साइज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए p पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या करता है? इट प्रेफर टू फॉर्म p सिंगल बॉन्ड। तो क्या कहोगे आप? सर ऑन द अदर हैंड phosphorus has large size and lower electronegativity
lower electronegativity due to which it cannot form p pi multiple bond, ठीक है। it prefer to form ये किस चीज को प्रेफर करता है? इट प्रेफर टू फॉर्म पी सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, किस तरीके से? पी सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, एंड हेंस इट एग्जिस्ट एज टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल, ठीक है, बॉन्ड, हेंस इट एग्जिस्ट एज टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। तो ये कहानी है नाइट्रोजन और फास्फोरस की। भाई नाइट्रोजन का साइज क्या है? छोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 अगर आप चेक करेंगे तो राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उन स्टेप्स को आपको क्या करना है? लिखना है। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन स्टेप्स को लिखना है। तो बताइए कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? 3 स्टेप। पहला स्टेप में सल्फर को बर्न करते हैं या सल्फाइड को बर्न करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का। और सेकेंड स्टेप में V2O5 का यूज करके सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करते हैं। और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं SO3 का इन H2SO4 में टू गिव ओलियम, और ओलियम से हम लोग फिर से H2SO4 ऑब्टेन कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे? देयर आर 3 स्टेप्स इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। 38 नंबर देखिएगा, देयर आर 3 स्टेप्स इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस in manufacturing of H2SO4। फर्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे? सल्फर को बर्न करेंगे, बर्निंग सल्फर और सल्फाइड ओर्स, ठीक है ना, इन एयर टू गिव SO2। बर्निंग सल्फर और सल्फाइड ओर्स इन एयर टू गिव SO2। पहला काम सर सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए? सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए। तो सेकेंड स्टेप, कन्वर्टिंग SO2 टू SO3 इन द प्रेजेंस of V2O5 vanadium pentaoxide, and third absorption of SO3 in H2SO4 to get oleum H2S2O7, ठीक है। और इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं? H2SO4। तो these are the 3 steps in contact process in the manufacturing of or in the production of sulfuric acid। पहला स्टेप में सल्फर को जलाते हैं और सल्फर को जलाने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं। किसका? SO3 का अवशोषण करते हैं ताकि हमको ओलियम मिले। किसमें अवशोषण करते हैं? H2SO4 में अवशोषण करते हैं ताकि हम लोग को क्या मिले? ओलियम मिले। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर, 39 के पास।
क्वेश्चन नंबर 39 में ये 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए हुए हैं और इन तीनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको क्या निकालना है, नाम लिखना है। ठीक है ना, तीनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना है। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पर प्लस साइन होगा क्योंकि बाहर Cl है, Cl माइनस होता है। तो 6 को क्या है आपका, एमीन, तो नाम होगा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। उसके बाद कोबाल्ट है, कोबाल्ट है। एमीन भाई कोई प्लस और माइनस चार्ज नहीं देता है, तो बाहर 2 क्लोरीन है, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, तो कोबाल्ट 2, और लास्ट में क्या लगा देंगे आप लोग, क्लोराइड। ठीक है, चलिए इसका नाम लिखिए निकेल, और 4 को कार्बोनिल है, तो 4 मतलब सर टेट्रा, टेट्रा, और CO मतलब कार्बोनिल, 4 को कार्बोनिल है। भाई कार्बोनिल न्यूट्रल है, बाहर भी कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है, तो सीधे सीधे निकेल, और ये 0 हो जाएगा। यहां पे देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, तो जिंक क्या होगा, जिंकेट। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, OH माइनस 4 देता है और बाहर में 2 माइनस बचाना है, मतलब जिंक के पास कितना है, 2 प्लस है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस है हम लोग का। चलिए देखिए नाम क्या होगा, टेट्रा हाइड्रोक्सी, टेट्रा हाइड्रोक्सी, और क्या होगा इसका, जिंकेट, जिंकेट, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, तो कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम NaOH। 40 का फर्स्ट पार्ट, मोलारिटी निकालना है आपको, मास दिया हुआ है 40 ग्राम NaOH, तो आप यहां से मोल्स निकाल लीजिए। 40 ग्राम बटे NaOH का मोलर मास कितना होता है, तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। 16 और 1 17, 17 और 3 20 और 20 40 हो जाएगा, तो 40 ग्राम पर मोल। तो यहां से आ जाएगा 1 मोल। मोल कितने आ गए, मोल ऑफ किसका, NaOH, मोल्स ऑफ NaOH। सर NaOH के मोल इतने आ गए। अब मोलारिटी के लिए क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम, किसमें, वो भी लीटर में। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो मोल तो निकाल लिए, 2 लीटर में डिसॉल्व है, कितने लीटर में डिसॉल्व है, 2 लीटर में, तो 1 को किससे भाग कर दीजिएगा, 2 से, तो 0.5 मोलर आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट का रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर का अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, 40 मिनट टाइम लगता है फॉर 30% कंप्लीशन। देखो बी पार्ट में क्या गिवन है, T बराबर 40 मिनट दिया हुआ है और R0 अगर 100% है, प्रारंभिक सांद्रता या जो भी है प्रारंभिक मात्रा 100 है, तो 40 मिनट में 30% कंप्लीट होता है, मतलब R कितना है, 70 है। ये दिमाग में रखिएगा, R किसी टाइम पर, T पर कितना बचा है, 70 हुआ है। अब आपसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड, आपको क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड। अच्छा log 7 का भी वैल्यू हम लोग को गिवन है, log 7 0.845 है, ये भी रख लीजिए, log 7 इज इक्वल टू 0.845 ये दिया हुआ है। अब चलिए देखिए हम लोग कैलकुलेट करने चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को क्या निकालना होगा, K निकालना होगा। तो K का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो K इज इक्वल टू होता है 2.303 बाई T, 2.303 बाई कितना, T, log R0 बाई R, ये हो जाएगा 2.303 बाई 40 log 100 बाई 70, 0 0 कट जाएगा, 2.303 बाई 40 इंटू log 10 माइनस log 7, that is equal to 2.303 by 40 into 1 minus 0.845, that is 2.303 by 40 into 1 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 9 में से 4 जाएगा, 5 9 में से 8 जाएगा, 1 0.155। तो यहां से जो आपका K का वैल्यू है, ठीक है ना, K का जो वैल्यू है हम लोगों का, जब इन सब चीजों को कैलकुलेट कीजिएगा तो 8.92
8.92 इंटू 10 पावर -3 पर मिनट, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका यही वैल्यू आएगा, प्रति मिनट आ जाएगा, के आ गया। अब आपसे हाफ लाइफ पूछा है इसका, तो सर हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अगर याद होगा तो बटे के, 0.693 बटे के, तो 0.693 बटे के का वैल्यू आपको पता है 8.92 इंटू 10 पावर -3 मिनट हो जाएगा ये। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 77.7 मिनट आएगा आंसर, कितना आ जाएगा 77.7 मिनट। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, केमिकल काइनेटिक्स से ज्यादा टफ क्वेश्चन में काउंट नहीं होता है। 40 का और वाला क्वेश्चन कह रहा है एक ए पार्ट में 31 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल दिया हुआ है, ए पार्ट में 31 ग्राम है C2H6O2 दिया हुआ है, 31 ग्राम C2H6O2 गिवन है, इज मिक्स्ड विथ 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम वाटर मतलब किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1/2 kg। ठीक है, kg में हम लोग को जरूरत पड़ता है इसलिए अब ये बदल दिया हम लोग। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो बताओ डेल्टा TF इज इक्वल टू आप पढ़े होंगे मोलारिटी KF इंटू मोलारिटी, KF इंटू मोलालिटी, सॉरी मोलारिटी कह रहे हैं, मोलालिटी। KF गिवन है क्वेश्चन में 1.86 केल्विन केजी पर मोल, KF गिवन है, ठीक है ना, KF आप लोग चेक कर लीजिएगा, KF गिवन है, अगर हम लिख दें तो KF इज इक्वल टू 1.86 किलो केजी पर मोल, ये KF गिवन है। तो बताइए डेल्टा TF इज इक्वल टू, मोलालिटी पहले निकालिए, ये तो डेल्टा TF होता है सर, मोलालिटी बराबर मोल बाई कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। चलिए मोल कैसे निकालते हैं, मास 31 ग्राम है और C2H6O2 का मास आप लोग ऐड कीजिएगा तो ये आ जाता है 62 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलालिटी, मोल बटे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम आप निकाल चुके हैं 1/2 kg, 1/2 kg। ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 31/62 गुने 2, 2 ऊपर में चला जाएगा, मोल यहीं रहेगा, ठीक है ना। अच्छा हम लोगों को क्या निकालना था, डेल्टा TF, डायरेक्ट मोलालिटी, हाँ कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, मोल पर केजी होना चाहिए ना, हाँ पर मोल है, डिवाइड करेंगे तो पर मोल ऊपर जाएगा तो मोल बनेगा, ठीक है, इतना मोल पर केजी हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये 1 मोल पर केजी होगा मोलालिटी, मोलालिटी मिल गया हम लोग को। मोलालिटी अगर मिल गया तो डेल्टा TF निकाल सकते हो आप, सर व्हाट इज डेल्टा TF, तो KF इंटू मोलालिटी, KF कितना है 1.86 इंटू मोलालिटी कितना आ गया 1, तो सर 1.86 देखिए कुछ कट जाएगा क्या, मोल कट जाएगा, केजी कट जाएगा, इतना हो जाएगा केल्विन। तो आपसे क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो सर वाटर का प्योर स्टेट में कितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन, माइनस कितना से घटेगा 1.86 केल्विन से, जब 273 है ना, सॉरी पानी का, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस 273, ठीक, 273.15 में से जब इतना आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 271 पॉइंट, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 29 केल्विन, ठीक है 271.29 केल्विन, ये हम लोग का हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये पार्ट क्या कह रहा है इसका, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट, सर रेट कांस्टेंट गिवन है, मतलब K गिवन है, जैसे ही पढ़ते हैं आप कुछ चीजों को लिख लीजिए 1.15 इंटू 10 पावर -3 पर सेकेंड, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक गिवन है, कितने समय में इस अभिक्रिया का 5 ग्राम अभिकारक घटकर 3 ग्राम हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम, दैट मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल अमाउंट 5 ग्राम दिया हुआ है और इसको घट करके कितना हो जाना है 3 ग्राम हो जाना है। तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू अभी निकाले हैं फर्स्ट ऑर्डर का 2.303 बाई
के लॉग कितना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बटे कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम। तो 2.303 बटे के का वैल्यू 1.15 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू लॉग 5 बाई कितना 3। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो टी का जो वैल्यू है 2.303 बटे 1.15 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू लॉग 5 माइनस लॉग 3, ठीक है ना। तो 2.303 बाई 1.15 इंटू 10 पावर माइनस 3, लॉग 5 का वैल्यू 0.699 होता है, चेक कीजिएगा 0.699, और लॉग 3 का वैल्यू 0.477, तो ये होगा 2.303 इंटू 2 6 में से 4 जाएगा 2, 0.22 बटे 1.15 इंटू 10 पावर माइनस 3। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 444.5 सेकंड के आसपास आएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 40 तक के सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से हर एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा आपको फॉर्मूलाज पर और कॉन्सेप्ट पर काम करना है, ठीक है। मन लगा करके पढ़ाई करिए, एकदम प्रिपेयर कीजिए। बोर्ड में सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, आपको बस दिमाग में रखना है। जो हमने छोड़ा है आज संक्षिप्त में बढ़िया से बात करेंगे अगले क्लास में। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या होता है, फिर हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, और में भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो थोड़ा सा दोनों मिला करके लंबा क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा। तो उन दोनों को हम लोग एक वीडियो में 15 से 20 मिनट का क्लास हो जाएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।